अनिरुद्ध को आया गुस्सा अपने पिता पर। झुठला दिया उन्होंने उर्वशी के इस चिट्ठी को। क्या यह डॉक्टर का सबूत भी झुठला देने वाला है? शुभ जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आप देखने वाले हैं सीरियल झनक में एक एक करके ये नए सबूत, नए गवाह जो है पेश किए जाएंगे एक दूसरे के लिए। दरअसल यहाँ पे जो चिट्ठी है उस चिट्ठी में तो बस यही लिखा था ना कि झनक के पिता जो है बृजभूषण है। तो यहाँ बृजभूषण आके भी कह रहे हैं कि मैं ही उसका पिता हूँ। लेकिन दोस्तों झनक के माँ के बारे में इतना डिटेल में तो लिखा ही नहीं है। जी हाँ, उस चिट्ठी में ऐसा कुछ नहीं लिखा जिससे यह साबित हो जाए कि सृष्टि मुखर्जी झनक की माँ है। उसने उसको जन्म दिया है। आप देखने वाले हैं सब पूछताछ। इसके लिए सुबह बृजभूषण को बुलाते हैं जो बृजभूषण को उन्हीं के सवाल में उलझाने वाले हैं, क्योंकि बृजभूषण के पास ऐसा कोई ठोस पक्के सबूत नहीं है जिससे वह यह साबित कर पाए कि सृष्टि मुखर्जी झनक की मां है। क्योंकि दोस्तों सारा सवाल सृष्टि की मां के बारे में ही है। पर जैसे तैसे करके वह एक सबूत पेश करता है, वह अपना पासपोर्ट दे देता है। यहाँ आप देखेंगे कि जब उर्वशी रैना की चिट्ठी को लाया जाता है तो उसके बाद उसकी चिट्ठी झनक पढ़ के सबको सुनाती है। अपनी माँ की हैंडराइटिंग भी वह पहचान जाती है, लेकिन उसके बाद सुबह हंसने लग जाता है और कहता है यह कैसी बचकानी हरकत है। जज साहब, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उर्वशी रैना एक बहुत ही डरपोक औरत थी। वह जलती थी सृष्टि से। सृष्टि को वो अपना रोल मॉडल मानती थी और जैसे जैसे उसने अपनी ज़िंदगी के सक्सेस पाया है उसी के पाने के लिए वह हर हद तक गुजरने को तैयार थी। और वैसे भी अगर आप कह रहे हैं कि उस उर्वशी की यही हैंडराइटिंग है, उर्वशी की चिट्ठी है, तो इसमें पिता का नाम है, जिसकी माँ का नाम क्यों नहीं है? उर्वशी रैना सृष्टि रैना के नफरत करती थी, उसे जलील करना चाहती थी, उसकी बेइज्जती करना चाहती थी। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस चिट्ठी को झूठा साबित कर दिया जाए, इस प्रूफ को काउंट ना किया जाए। लेकिन सुबह जब इस तरह की डिमांड करता है, जब जैसे झनक को बहुत बुरा लगता है और यहाँ पे अनिरुद्ध को भी गुस्सा आ रहा होता है कि मेरे डैड ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो और यहाँ पे अपने डैड को घूरने लग जाता है, लेकिन उसके डैड को इससे कोई मतलब नहीं है कि वह हर हाल में यह केस जीतना चाहते हैं। क्योंकि लेकिन यहाँ पे झनक के वकील भी दलील देंगे जज के सामने कि देखिए जो इंसान मरने वाला होता है उसकी मेंटल स्थिति बहुत बुरी होती है। शायद आप और हम मैनेजिंग नहीं कर पाए तो मरने वाला इंसान झूठ क्यों लिखेगा? उसने अपने पूरे होश हवास में चिट्ठी लिखी है। सुबह यहाँ पे कहेगा क्योंकि वह नफरत करती थी सृष्टि के लिए, उसने ऐसा लिखा है। इन अंत में आप देखेंगे जज साहब सुबह ने जो कहा है उसको मान लेते हैं, यानी इस चिट्ठी को नकार दिया जाता है। तो बस फिर क्या यहाँ पे जनक काफ़ी रिएक्ट करेगी, लेकिन जज साहब उसकी बात नहीं मानेंगे। अनिरुद्ध यहाँ जनक को देखता है कि शायद यह चिट्ठी तुम्हारी हेल्प कर पाती, यहाँ हेल्प नहीं कर पाई, मुझे माफ़ कर दो। जनक यहाँ रोने लग जाएगी। अनिरुद्ध उसे संभालता है, लेकिन अपने पिता को घूर घूर कर देखता है कि बाबा यह आपने बहुत गलत किया। आपने वकील की वर्दी पहनी है, लेकिन आप गलत है के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। उसके बाद यह जनक को लेके चला जाता है। फिर आप देखने वाले हैं यहाँ पे बृजभूषण को जब बुलाया जाता है तो बृजभूषण से भी कई कटपटे सवाल किए जाएंगे। बृजभूषण जैसे ही पहले कह चुका है मेरे पास ज़्यादा सबूत नहीं है, लेकिन अंत में वह एक नर्सिंग होम के बारे में बताता है जहां झनक की डिलीवरी हुई थी। जी हां, आप जहां पे सृष्टि मुखर्जी ने झनक को जन्म दिया था उस नर्सिंग होम के बारे में बताया जाता है। देने वाले सब यहाँ बता पे डॉक्टर को बुलाया जाता है, उसी डॉक्टर को जिसने झनक की डिलीवरी कराई थी। यह डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि इस नर्सिंग होम में मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ। हाँ, आज से 2022 साल पहले सृष्टि रैना नाम की एक औरत आई थी। यह देखिए हमारे पास एडमिशन फॉर्म भी है जहाँ पे उसका और उसके पति का साइन है। तो दोस्तों यहाँ आप देखने वाले हैं कि सृष्टि मुखर्जी ने अपना नाम सृष्टि रैना लिखवा कर साइन किया है। यहाँ पे क्वेश्चन यह उठाया जाएगा कि सृष्टि रैना की तो तब तक शादी हो चुकी थी, यानी वह सृष्टि मुखर्जी बन गई थी, और आप जो फॉर्म दिखा रहे हैं उस पर तो सृष्टि रैना लिखा हुआ है। तो यह तो गलत है, क्योंकि जब तक उसकी शादी हो चुकी थी और सृष्टि मुखर्जी थी तो यहाँ पे उस जनक के वकील यह कहेंगे कि हाँ, क्योंकि यह अपना नाम छुपाना चाहती थी, उसकी शादी हो चुकी थी, वह काफ़ी बड़े स्टेटस पे थी। अब शादी के बाद किसी और के बच्चे को जन्म जब देगी तो समाज क्या कहेगा, इसलिए उन्होंने अपने नाम का पहला इस्तेमाल किया।
यहाँ पे उसके साइन सृष्टि रैना के नाम से हैं और उनके पति बृजभूषण के नाम से यहाँ पे साइन है। ऐसे दोस्तों देखा जाए तो यह बहुत बड़ा ठोस सबूत है सृष्टि के खिलाफ। पर यहाँ पे सृष्टि और शुभू बहुत ही चालाक इंसान है, इतनी आसानी से वो केस को हारेंगे नहीं। अब इसके लिए चाहे उन्हें किसी भी लेवल तक गुजरना पड़े वो गुजरेंगे। यहाँ पे इस डॉक्टर के स्टेटमेंट को और इस डॉक्यूमेंट्स को वो कैसे झूठा साबित करेंगे, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होना है। और यह साथ ही दोस्तों यहाँ पे झनक के वकील जज साहब से डीएनए टेस्ट की डिमांड कर देंगे तो उससे भी झनक का केस जो है स्ट्रांग बन सकता है। फिलहाल जो अभी तो गवाहों से और कुछ पुराने पिक्चर जो ये लोग लेकर आएंगे उसी के आधार पर केस लड़ा जाएगा। इस केस में और कौन कौन सी लड़कड़ियों का खुलासा होगा यह देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा और किन किन लोगों की एंट्री होने वाली है और कौन कौन से ऐसे सबूत पेश होंगे जिसके बारे में अभी किसी को नहीं पता। आखिर इस केस में से और कौन कौन से राज का खुलासा होगा यह देखना भी काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। यहाँ कुछ तो हो या ना हो लेकिन झनक को अनिरुद्ध का फुल ऑन सपोर्ट मिलने वाला है। वो अपनी झनक को बहुत अच्छे से संभालेगा जिसे देखकर अर्शी काफ़ी जेलस फील हो रही होगी कि मेरा पति किसी और औरत के साथ यहाँ है, अपनी माँ के लिए लड़ाई लड़ रही है हूँ और यह दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर बैठा हुआ है। दोस्तों यहाँ अनिरुद्ध भी झनक को इतनी आसानी से हारने नहीं देगा। आखिर वो और कौन कौन से ऐसे एक्सपर्ट करने वाला है और जिससे उसका केस स्ट्रांग बने। आखिर वह कौन कौन से गवाह को इकट्ठा करेगा। दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है, काफ़ी सस्पेंस है इस सीरियल में इस टाइम। यहाँ सुबोध ने तो 3 साल बाद दिया है बृजभूषण के लिए कि पहले तो अब उसके साबित करना होगा कि वह असली पंडित बृजभूषण है। तो यहाँ पे पंडित जी कैसे साबित करेंगे कि मैं ही असली पंडित बृजभूषण हूँ और जो उन्होंने पासपोर्ट दिया है या कोर्ट में दिखाया है क्या वो हेल्प करने वाला है उनके इस केस में। वैसे दोस्तों यहाँ एक और इंसान है जो कि हेल्प कर सकते हैं, वो है साधु बाबा, क्योंकि साधु बाबा भी जानते हैं कि असली और नकली पंडित विभूषण कौन है, क्योंकि उन्हें उस समय दिखाया गया था। और साथ ही जब यहाँ पे ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे हो सकता है कि बाबा भी आकर यहाँ पे अपनी दलील दें और शायद उनके पास भी कुछ ऐसे ठोस और पक्के सबूत हों जिसके आधार पर वो बता सके कि यहाँ असली पंडित विभूषण कौन है और नकली कौन है, क्योंकि पेशे से वो भी एक डॉक्टर हैं जो उनके पास कई सारे एविडेंस हो सकते हैं। दोस्तों अभी सारे सबूत सारे गवाह इस तरीके से नहीं दिखाए जाएंगे क्योंकि अब यह काफ़ी लंबा ट्रैक चलने वाला है, तो अभी उसके थोड़ा सा खींचा जाएगा, थोड़ा सा मसालेदार बनाया जाएगा ताकि दर्शकों को एक्साइटमेंट बना रहे। धीरे धीरे करके बहुत से ऐसे नए राज खुलेंगे जिस वाला दोस्तों आपको इस कोर्ट कचहरी का सीन देख के कैसा लग रहा है और आपको क्या लगता है कि यह केस कौन जीतेगा और वह ऐसा क्यों कर रहे हैं झनक जिसमें वो यह केस जीत जाए। दोस्तों झनक के आप इस सीरियल में देखेंगे अनिरुद्ध के पास वह राज जो दफन था इतने सालों से, मतलब इतने टाइम से, जो उसने उर्वशी रैना की चिट्ठी संभाल के रखी थी, किसी को बताया नहीं था सिवाय उस नकली पंडित भूषण के। वह चिट्ठी अब वो निकालने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दर्शकों को ऐसा लग रहा था कि अनिरुद्ध अब वो चिट्ठी निकालेगा, लेकिन उस चिट्ठी के बारे में कोई भी बातचीत हो ही नहीं रही थी। लेकिन अब यह मौका आ चुका है, वह समय आ चुका है कि जब उसे वह चिट्ठी निकालनी पड़ेगी। जी हाँ, आप देखने वाले हैं सुबोध बोस जो है इस केस को पूरी तरीके से जकड़ लेगा, यानी वह बहुत अच्छा खासा दबाव बनाने की कोशिश करेगा झनक के वकील के ऊपर और झनक और बृजभूषण के ऊपर भी। उन्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चन में फंसा देगा कि वो लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। वो लोग जितने भी सबूत पेश कर रहे हैं होंगे उसे झूठा साबित कर देने, यानी बहुत कुछ उनके साथ ये लोग अत्याचार करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अनिरुद्ध से ये बर्दाश्त नहीं होता। उसने वैसे सोचा नहीं था कि उसे चिट्ठी दिखानी पड़ेगी, लेकिन बृजभूषण और झनक को हारता हुआ देख, उसको बेबस देख अनिरुद्ध का ठान लेना कि झनक के साथ क्यों हूँ और उसे केस ज़रूर जिताऊंगा। मतलब जितनी कोशिश हो पाएगी, मैं जितनी उसकी हेल्प कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा एंड एक करूँगा। और झनक नूतन को इसलिए बनी थी ना क्योंकि वह अपनी माँ को इंसाफ दिलाना चाहती थी, अपने पिता को इंसाफ दिलाना चाहती थी। मैं
अब उसकी उस लड़ाई में साथ देना चाहता हूँ। यानी अब जो मेरे पास इसकी माँ की चिट्ठी है ना, अब मैं निकालने दूंगा। अब देखने वाले हैं कि यहाँ पे जब अनिरुद्ध को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो यहाँ पे वे सबको कह देने वाला है कि मेरे पास एक ऐसा प्रूफ है जिसे देखकर आप लोग शॉक हो जाएंगे। मेरे पास उर्वशी रैना की चिट्ठी है। जब वह मर गई थी उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था। जनक काफ़ी इमोशनल हुई थी उस समय। वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन मेरी नज़र उस चिट्ठी में पड़ गई तो मैंने उसे उठा के अपने पॉकेट में रख लिया। जो उस चिट्ठी को उठाया और अपने पॉकेट में रख लिया तब से उस जनक को पता नहीं है कि उसकी माँ ने सुसाइड नोट लिखा था। उस सुसाइड नोट में उन्होंने ब्रजभूषण के बारे में भी लिखा था और सृष्टि मुखर्जी के बारे में भी लिखा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो वह चिट्ठी पेश कर सकता हूँ। आप उसे सबके सामने पढ़ सकते हैं। यहाँ जज कहते हैं कि ठीक है, आपके पास अगर ऐसा कोई सबूत है तो उसे पेश कीजिए, हम ज़रूर देखेंगे। अनिरुद्ध वह चिट्ठी वकील को दे देता है, लेकिन यहाँ पे जनक खुद शौक हो जाती है कि मेरी माँ की चिट्ठी अनिरुद्ध के पास, यानी इसके पास मेरी माँ की चिट्ठी थी और उन्होंने मुझे कभी बताया भी नहीं। इतना बड़ा राज इन्होंने क्यों छुपाया और आज सबके सामने यह राज खोल रहे हैं। अनिरुद्ध को बड़ी ही शॉकिंग नज़र से देखती है, लेकिन यह भी देखती है कि उसकी माँ की चिट्ठी सामने है तो सबसे पहले वह अपनी माँ की चिट्ठी पढ़ने के लिए खड़ी हो जाती है, क्योंकि उस उर्वशी रैना के बहुत करीब थी। वो उसकी अपनी माँ मानती थी। उसकी चिट्ठी पढ़ने के लिए बहुत ही तड़प रही है। वह वकील के पास जाती है और उस चिट्ठी से ले लेती है और चिट्ठी को पढ़ने लग जाती है और पढ़ते पढ़ते काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है। मैंने मान जाना कि रोने लग जाती है कि अनिरुद्ध संभालता है। और दोस्तों, सबसे गजब की बात यह होने वाली है कि जब यह चिट्ठी पेश की जाएगी कोर्ट में तो इसे भी झूठा साबित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज सृष्टि मुखर्जी कहेगी कि ये चिट्ठी है ना, इसका क्या प्रूफ है कि उर्वशी रैना ने लिखा है। मतलब ऐसे तो कोई भी चिट्ठी लिख के ले आएगा और कह देगा कि उसने लिखा है, उस चीज़ के लिए हम प्रूफ नहीं मान सकते। कह तो कहीं से भी कोई लिखावट ला सकता है। यहाँ पे झनक उसको चुपचाप कराती है और कहती है मेरी माँ की हैंडराइटिंग, मैं अपनी माँ की हैंडराइटिंग बहुत अच्छे से जानती हूँ। सृष्टि यहाँ पे कहने वाली है, अच्छा ये तुम्हारी माँ की हैंडराइटिंग है तो हैंडराइटिंग भी तो कोई कॉपी कर सकता है ना। या मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो तुम लोग, तो तुम लोगों को किसी और से चिट्ठी लिखवा ली हो और अब मन गढ़ंत कहानियाँ बना रहे हो मेरे लिए, क्योंकि मेरे खिलाफ आप लोगों के पास कोई इतना स्ट्रांग एविडेंस नहीं है। तो अब यह चिट्ठी की कहानी लाकर यह केस और उलझा रहे हो।